बच्चों, आपका स्वागत है खिरकारी एजुकेशन अर्केस्ट्री चैनल में। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 की विज्ञान का चौथा पाठ, वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में अधिक विविधता है। हमारे भोजन और वस्त्र में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। भारत देश में कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए, आपको अलग अलग प्रकार की बोलियां, अलग अलग प्रकार का रहन सहन, खान पीना सब बदल जाता है। इसी को हम विविधता कहते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने तथा जल पत्थर तथा बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देखते हैं हम हमारे चारों ओर उनकी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण सब भिन्न भिन्न होते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। गोलाकृति की वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो देखिएगा हमारे चारों ओर की वस्तुएं इस प्रकार की वस्तु होती है। हमारे चारों ओर देख लिए जग, बैग, मोबाइल इत्यादि। कर रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी पदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय सारणी 1 में पढ़ा है, सूचीबद्ध किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम एक प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है क्योंकि प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं बनी होती हैं इस प्रकार की, जैसे कांच की, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई आदि की बनी हो सकती है। क्या आप पदार्थ के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र भी कर सकते हैं। हम कक्षालय के कमरे में से भी संग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, आरा इत्यादि। देखिए बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे दीवार को कक्षा के कमरे में नहीं ले जा सकते। ब्रेक, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह
की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाई गई। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों की बनी होती है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाने की जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना भी कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। देखिए, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी होती हैं, जैसे कि प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक इसकी बनी होती है। पेन यानी प्लास्टिक का, धातु का। देखो बूजू ये जानना चाहता है कि क्या आपने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थ का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के लिए और अधिक पदार्थों आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी सारणी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 की सूचीबद्ध में लिखिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पता पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे देखिए, इन पदार्थों से बनी हुई जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी इत्यादि बना सकते हैं। कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, चमड़ा से जैकेट, जूती, प्लास्टिक से बाल्टी, बर्तन इत्यादि, रुई से तकिया, वस्त्र इत्यादि बना सकते हैं। और आप सोचिए कुछ। वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? क्योंकि गिलास हम कपड़े का बनाएंगे तो पानी तो निकल जाएगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक तथा धातुओं की कोई ऐसा पदार्थ चाहिए। जैसे कि देखिए, कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए पानी निकल जाएगा। कपड़े का गिलास बनाएंगे तो चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए।
उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण पर विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी जैसे लोहे बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी के बर्तन और लोहे के बर्तन बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहे तांबे अथवा एल्यूमिनियम से विभिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र किए जिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे फटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा विद्युत गति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए और ऐसा आप कक्षा में जितनी भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। कीजिए तथा धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे विद्युत धुतीवान है अथवा नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, चांदी के उदाहरण। कुछ धातुएं बहुआधा चमकीले हो सकती है, विद्युतहीन, निष्प्रभ दिखाई देने वाली लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहे कार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो कि छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं है। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है। कोई पदार्थ है जिनको आप हाथ से दबाते हैं, लेकिन गिलास को तो नहीं दबा सकते ना, लोहा होता है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं को पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित सिकोड़ा जा सकता है अथवा कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों को अपन आसानी से न सिकोड़ सकते हैं वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कठोर लोहे को हम नहीं कर सकते ना। उदाहरण के लिए रुई, इसको संपीड़न कहेंगे। स्पंज कोमल, जबकि लकड़ी को कठोर। दिखावट। पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे कि कठोरता, रुख, खुरदरता, चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ में दिखावट का वर्णन कीजिए। विलय अथवा अविलय।
कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। ऐसा आपको करना। प्रत्येक गिलास की अंदर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतिज्ञा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या हुआ। आपने परीक्षणों को सारणी बनाकर उसमें नोट कीजिएगा। देखिए क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। देखिए पदार्थ जल में विलुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। जैसे कि नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी, बालू ये नहीं होती है। आप रेत को जल में घुलोगे तो वो नहीं घुलेगी, जम जाएगी। चॉक पाउडर ये भी, लकड़ी का बुरादा ये भी नहीं होता है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। जो विलीन हो गए, जल में बिल्कुल पूरी तरह घुल गए, उनको विलय कहते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित रहने पर भी जल में विलुप्त नहीं हो पाते हैं, अविलय कहलाते हैं। जैसे कि मिट्टी अविलय। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का 1 गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। देखिए कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और जबकि कुछ नहीं होते हैं। चित्र, जितने अधिक अन्य द्रवों को आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलयता देखिए। द्रव भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी हो जाता है। सरसों का तेल नहीं होता। नारियल का तेल नहीं होता। केरोसिन भी नहीं होती। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप में देखिए 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी अपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर रह जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं जल के पृष्ठ।
आकार तैरने लगे थे, वस्तुएं तैरने लगी। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के तल में डालते हैं, इन सब का क्या कार्य है? बूझे जान चाहता है कि आप उसे जल के तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में ही पदार्थ तैरते हैं, डूब जाते हैं, जिसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? इनके 5-5 उदाहरण देने। पारदर्शिता। देखिए पारदर्शिता, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, सबने नहीं खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते ताकि आप दूसरों को दिखाई नहीं दे। आपने उन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आप कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। कागज, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है, जैसे कागज, कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा अन्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। सोचिए क्यों करता है दुकान वाला अधिक रखना पसंद? क्योंकि वह आसानी से दिख सके। मुखावर, अपारदर्शी, पारदर्शी, प्रवासी, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। देखिए दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे हम होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिनसे होकर आप नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी का गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में रख सकते हैं? कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रश्नों को नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच बूंदे खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाएं। कागज के उस भाग से जहां तेल फैलाए प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारभासी कहते हैं। स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है लेकिन देख सकते हैं, इन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर विचार विमर्श कर सकते हैं? अतः हम यह पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी 3 रूपों में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के साथ इस कांच को हथेली से
ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। यह जानना चाहती है कि क्या है, आपकी हथेली अपारदर्शी है अथवा पारदर्शी अथवा पारभासी। देखिए, क्या टॉर्च इस प्रकार की आपकी हथेली से गुजरता है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हमें प्राय पदार्थों समूह अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। घर में हमें अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उन पता लगा सकते हैं जिस प्रकार कोई भी पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज अथवा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर होता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरे कारण है कि भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तुओं को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाने संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे पारदर्शी होते हैं तो कुछ अन्य जैसे लकड़ी, धातु या पारदर्शी होते हैं। कांच पारदर्शी होता है। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा भिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधाजनक तथा उनके कुछ गुणों के अध्ययन के लिए साथ साथ समूहित किया जाता है। देखिए अब प्रश्नों को। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखनी है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेलन, चकला लकड़ी से भी बनाए जाते हैं, और गेट, खिड़कियाँ। चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली चमकदार होती है और प्लास्टिक का नहीं होता है। स्टील चम्मच ये चमकदार होते हैं। उन वस्तुओं का मिलान कीजिए। देखिए मिलान, उन वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे कि देखिए पदार्थ, जैसे कि पुस्तक कागज से बनी होती है, गिलास कांच का बना होता है, कुर्सी लकड़ी की बनी होती है, खिलौना प्लास्टिक के बने होते हैं, जूते चमड़ा के बने होते हैं। मैंने इसमें पहले से मिला रखा है और हो गया आपका अध्याय समाप्त। कुछ और प्रश्नोत्तर है इसमें, कुछ आपको भी करने होंगे। देखिए सत्य सत्य, प्रत्येक पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सत्य या असत्य? पत्थर कभी पारदर्शी नहीं होता बल्कि कांच पारदर्शी होता है, इसका मतलब असत्य है। नोटबुक में मैंने पहले से कर रखा है, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़
इंजन में नहीं होती है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इंजन में नहीं होती है। सोचिए क्या होता है, ये मैंने नहीं करा है, सोच के बताऊँ मुझे। चाक जल में विलीन हो जाता है, असत्य। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, सत्य। लकड़ी का टुकड़ा। चीनी जल में विलीन विलीन नहीं होती है, असत्य। तेल जल के साथ मिश्रित हो जाता है, सत्य। बालू रेत जल में निस्सादात हो जाती है, सत्य। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सत्य। अब इनको देखिए, नीचे दिए गए वस्तु तथा पदार्थों के नाम बताइए। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी। गोल आकृति वाले, गोल आकृति कौन सी की है? जैसे कि संतरा की, सेब की गोल आकृति है, और मिट्टी का घड़ा और अन्य आप देखिए और आप कर लेना। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए कि देखिए जल में जैसे कि लकड़ी तैरती है, हवा भरी प्लास्टिक की हवा भरी होते हैं वो भी तैरते हैं। निम्न को मेल कीजिए और आप अब होता है आपका अध्याय नंबर समाप्त। आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए, हम क्या छठी के सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, फर्स्ट पहले पार्ट से लेकर, और इसमें जितने भी पार्ट हैं 8 या 9 पार्ट है सब कंप्लीट कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आप ऐसा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।